Good evening, everyone. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग Good evening. क्या हाल है बच्चों आप लोगों के? सर बढ़िया। तबीयत ठीक है आप लोगों की? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है। पर्थ यस सर। कैसे गुजर रहा है टाइम? हाँ पर्थ, कैसे बिताते हो पूरा दिन? सर ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन स्कूल की क्लासेस, तो उसमें यस सर। उसमें जगह होते हो या सो रहे होते हो? सर जगह हुआ होता हूँ। अच्छा चलो भाई, अच्छी बात है। और कितने घंटे चलती है पर डे ऑनलाइन क्लासेस? सर 3 बजे तक। मतलब सुबह के 9 से 3 कंटिन्यू? यस सर। अच्छा। बाकी सारे बच्चों का यही हाल है कि सुबह के 9 से 3 तक क्लास चल रही होती है? आयुषी, आयुषी सबका? सर हमारी तो क्लास ही स्टार्ट नहीं हुई ऑनलाइन। अच्छा, सूर्यांश की क्लास अभी तक स्टार्ट नहीं हुई ऑनलाइन। अच्छा ठीक है। देवांश, तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट हो गई? आरुषि की भी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई। देवांश आपकी अच्छा आपकी भी नहीं, सिर्फ पार्थ की क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। ओके। अच्छा, आयुषी की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो आयुषी आपका क्या रहता है शेड्यूल? सुबह 9 से 3? No, sir, 9 to 2:30. अच्छा, मतलब मोर और लेस वही 3 और 2:30 एक ही जैसी बात है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि जिनकी क्लासेस चल रही हैं वो पूरा स्कूल टाइम जो था वो पूरा स्कूल टाइम ही यूटिलाइज कर रहे हैं स्कूल वाले। ठीक है भाई, चलिए क्लासेस चलती रही, यही इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई चलती रहे, सब अपना काम कर रहे हैं तो स्टूडेंट भी तो अपना काम करते रहे ना फिर। ठीक है सर, चलिए लास्ट टाइम जो हमने डिस्कशन किया था, इफ यू रिमेम्बर, तो जो लास्ट टाइम हमारा डिस्कशन किया था हमने, द होस्ट हैज स्पॉटेड लाइट योर वीडियो फॉर एवरीवन, वुड यू लाइक टू अनम्यूट बेटर? ठीक है। तो लास्ट टाइम जो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था वो डिस्कशन हमारा बेस्ड था, वो डिस्कशन हमारा किस बात पे बेस्ड था? तो दैट वाज बेस्ड ऑन द कंसिस्टेंसी ऑफ अ इक्वेशन, है ना? कोई भी अगर इक्वेशन है तो उसकी डायमेंशनल एक्यूरेसी या डायमेंशनल कंसिस्टेंसी या होमोजेनिटी, आप किसी भी इक्वेशन की चेक कर रहे थे तो उस पर भी हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, उस पर और भी चीजें हम करेंगे। बट मैंने लास्ट टाइम एक दो बात बताया था आपको कि हाउ टू चेक द एक्यूरेसी और द कंसिस्टेंसी ऑफ अ गिवन इक्वेशन। हम कैसे चेक करते हैं एक्यूरेसी या कंसिस्टेंसी? तो उसको चेक करने का तरीका मैंने आपसे ये बताया था कि अगर आप कोई भी इक्वेशन लिखें तो जितने टर्म्स उस इक्वेशन में इन्वॉल्व हैं उन सारे टर्म्स का आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए। और अगर हर टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला इफ इट इज सेम तो आप सिंपली कहेंगे कि दैट इक्वेशन इज डायमेंशनली एक्यूरेट और डायमेंशनली कंसिस्टेंट। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आज के लिए पहले ये कर लेते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2a समझने के लिए। तो याद रखिए यहाँ पर v इज वन टर्म, u इज अनदर टर्म एंड 2as इज द थर्ड टर्म दैट वी हैव हियर। तो वी स्क्वायर का क्या मतलब है? तो वी स्क्वायर मतलब है वेलोसिटी का स्क्वायर। तो वेलोसिटी के स्क्वायर का अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें तो वी विल राइट दिस एज lt टू द पावर -1 का स्क्वायर, बिकॉज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज lt टू द पावर -1। और v स्क्वायर्ड है तो lt टू द पावर -1 का स्क्वायर, इसका मतलब है l स्क्वायर t टू द पावर -2। इसी तरह से u स्क्वायर, भाई u लिखो या v लिखो, इट इज स्टिल वेलोसिटी। तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला यही आएगा, दैट विल बी इक्वल टू l स्क्वायर t टू द पावर -2। This will still be equal to L square t to the power -2 और 2as, यहाँ पर 2 is a constant, तो this 2 will not have any dimensional formula because it is just a number। तो किसी नंबर का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, ये बात सबको पता है। तो दिस नंबर डजंट हैव एनी डायमेंशनल फॉर्मूला विदाउट एनी डाउट। तो 2as में 2 का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। a क्या है बच्चों? a क्या है? व्हाट इज दिस a here? एक्सेलरेशन। Acceleration, and the dimensional formula for acceleration is lt to the power -2। S here is displacement, and displacement के लिए आप लिखेंगे again L। ठीक है। displacement is a kind of length, तो the fundamental quantity that can represent displacement would be L। तो यहाँ से ये आ जाएगा सर L square t to the power -2। and now I can claim as the dimensional formula of each term involved in this equation
is same, hence I can claim that v square is equal to u square plus of 2as is a dimensionally correct equation या dimensionally accurate या homogeneous equation. ठीक है, तो this is how we check the homogeneity or accuracy of a dimensional of an equation. या dimensional accuracy हम किसी भी equation को इस तरह से check करते हैं कि हमारा जो हर टर्म है उसके डायमेंशनल फॉर्मूला को हम देख लेते हैं कि सेम है या नहीं है, तो दैट इज हाउ वी चेक द एक्यूरेसी. ठीक है सर, तो ये सबको समझ में आ गया होगा. तो मैं एक दो आपको इक्वेशन दूंगा जिसकी आपको डायमेंशनल एक्यूरेसी चेक करनी है. एक दो मैं आपको इक्वेशन यहाँ पर लिखूंगा जिसका आपको डायमेंशनल एक्यूरेसी चेक करना है, और उसके बाद फिर मैं कुछ और चीजें आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा. ठीक है, तो यू हैव टू चेक द, इसको मैं इरेज कर सकता हूँ, कैन आई इरेज दिस? Yes, sir. ठीक है, तो देखिए आपको मैं एक दो इक्वेशन दे रहा हूं. फाइंड डायमेंशनल एक्यूरेसी ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन. पहला, मैं बता देता हूं यहाँ पर क्या कौन सी चीज का क्या मतलब है. ये जो कैपिटल टी लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट टाइम पीरियड. ठीक है, एल जो है यहाँ पर, एल इज बेसिकली लेंथ एंड जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. याद रखो, ये भले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, but as long as it is acceleration, the dimensional formula will remain as lt to the power -2 only. ऐसा नहीं कि एक्सेलरेशन अगर ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है तो वो कुछ और हो जाएगा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला. इट विल स्टिल बी lt to the power -2. ठीक है, इसकी एक्यूरेसी आप चेक करिए. दूसरा, यू हैव टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, मान लीजिए 3/16 mv². ये चेक करना है डायमेंशनल एक्यूरेसी. तीसरा मैं लिख रहा हूं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस ऑफ ma. इसकी एक्यूरेसी आपको चेक करनी है. ठीक है, एक और मैं लिख रहा हूं फोर्थ में एक और लिख रहा हूं, कोई और कनेक्ट होएगा, कॉस्टो वाला. ठीक है, तो एक और लिखते हैं हम, मान लीजिए फोर्स इज इक्वल टू g m1 m2 डिवाइडेड बाय r². तो इन चारों का डायमेंशनल एक्यूरेसी आप लोग चेक करेंगे और मुझे बताएंगे कि आउट ऑफ दीज 4 which is dimensionally correct and which is not dimensionally correct. You have to find it out. ठीक है, तो चारों की डायमेंशनली एक्यूरेसी चेक करिए, डायमेंशनल एक्यूरेसी, एंड प्लीज टेल मी कि कौन डायमेंशनली एक्यूरेट है और कौन डायमेंशनली एक्यूरेट नहीं है. So what is the second equation? This is kinetic energy is equal to 3/16 m into v², where m is mass and v is velocity. You just have to check whether the given equation is dimensionally accurate or not. Done? All Sir, of 4, first, second, and fourth are correct. first, second and fourth are correct. Very good. और कोई कर पाया?
Has everyone done this? All these 4? Sir, Yes. sir, second, fourth are correct. 2 and 4. 2 and 4 are correct. According to Suryansh, 2 and 4 are correct. And according to the first one, वो पहले वाले बच्चे का क्या नाम था जिसने सबसे पहला आंसर बताया? Parth. Parth. According to Parth, 1, 2 and 4 is correct. According to Arushi, also 1, 2 and 4 are correct. Okay. तो चलिए, और इस पे ज्यादा और टाइम नहीं लगाते, तो मैं भी कर देता हूं. आप देखिए, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी. ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्म्स. टाइम पीरियड, सर अगर मैं आपसे कहता हूं टाइम पीरियड, तो अल्टीमेटली इट इज रिप्रेजेंटिंग अ वैल्यू ऑफ टाइम, राइट? टाइम पीरियड बेसिकली होता क्या है कि कोई भी चीज अपने आप को कितनी देर के बाद रिपीट करती है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज टाइम पीरियड, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा कि सिंपल पेंडुलम ऐसे ऐसे करता है, तो हर बार उसको ऐसे ऐसे एक कंप्लीट साइकिल करने में 2 सेकंड लगता है, तो दैट 2 सेकंड इज इट्स टाइम पीरियड. तो टर्म भले टाइम पीरियड है, बट टाइम पीरियड जस्ट रिप्रेजेंट्स द टाइम दैट द बॉडी टेक्स टू रीच टू द सेम पोजीशन वेयर फ्रॉम इट स्टार्टेड. मतलब अगर कोई चीज बार बार हो रही है, तो उसको बार बार होने के बीच में जो टाइम इंटरवल आ रहा है वो कितना है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इट्स टाइम पीरियड, राइट? तो ये टाइम पीरियड क्या है? सिंपली टाइम है. तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई इस टी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो टाइम पीरियड का डायमेंशनल फॉर्मूला भाई टी ही होगा. भले इस टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका जो डायमेंशन है वो क्या होगा? तो इसका डायमेंशन ऑब्वियसली टी होगा. अब राइट साइड पे आते हैं. राइट साइड पे 2 पाई, क्या इस 2 पाई का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होगा? No, sir. No, sir. तो सर राइट साइड पे पूरा टर्म कौन सा है? पूरा टर्म एल बाई जी है. एल बाई जी विल बी कंसिडर्ड एज अ कंप्लीट वन टर्म. याद रखो, अगर दो चीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो या दो चीज आपस में डिवाइड हो रही हो, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल टर्म. तो इसको आप क्या लिखेंगे? देखिए, एल के लिए यू विल राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला एज कैपिटल एल, एंड जी के लिए, जी मैंने आपसे क्या बोला? जी मैंने आपसे बोला इट इज एक्सेलरेशन. ऑल्दो लिखा हुआ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बट है तो एक्सेलरेशन ही ना. और इसका पावर कितना लेंगे आप? 1/2, बिकॉज इट इज अंडर रूट ऑफ दिस एल बाई जी. तो आप देखो, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो टी टू द पावर 2 हो जाएगा, टू द पावर 1/2. तो आपको नहीं लगता कि दिस विल बिकम इक्वल टू टी? एवरीवन हैज टू रिस्पॉन्ड. तो भाई इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो गया या नहीं हुआ? Same, sir. सेम हो गया, तो इसका मतलब है दिस इज डायमेंशनली करेक्ट. दूसरा वाला क्या था? दूसरा वाला था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/16, पता नहीं 3/16 था शायद, mv². कुछ नहीं करो, लेफ्ट साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो. तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml² t टू द पावर -2. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी. 3/16 mv² का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? इसको इधर लिख देता हूं. 3/16 mv², इट इज वन टर्म, है ना? वन टर्म. तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? 3/16 का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, बिकॉज इट इज जस्ट अ कांस्टेंट. मास के लिए आप कैपिटल एम लिखेंगे, v² के लिए एल टी टू द पावर -1 का स्क्वायर लिखेंगे. तो फिर से आपको क्या मिला? ml² t टू द पावर -2. तो आपको नहीं दिख रहा कि लेफ्ट साइड वाला फिर से राइट वाले के बराबर हो गया, तो इट इज ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट. हाँ, आप ये कह सकते हो कि मैथमेटिकली वो वैल्यू उसके बराबर आ रही है, यानी उससे हमें मतलब नहीं है सर. यहाँ पर देखिए, काइनेटिक एनर्जी इज डायमेंशनली एक्यूरेट, इसकी डायमेंशनल एक्यूरेसी है. बट आपको ये भी अच्छे से मालूम है, इस बात को समझे आप, सारे बच्चे प्लीज इस बात को समझिए. आपके मन में डाउट आ सकता है कि सर डायमेंशनल एक्यूरेट है तो हम काइनेटिक एनर्जी को आज से ½ mv² नहीं लिखेंगे सर, हम काइनेटिक एनर्जी को 3/16 लिख देंगे. तो बच्चा कहेगा सर डायमेंशनली एक्यूरेसी है, तो काइनेटिक एनर्जी को मैं 3/16 नहीं, मैं 9/25 लिखूंगा mv². तो सब तो डायमेंशनली एक्यूरेट है. यस, यू आर राइट, दिस इज डायमेंशनली एक्यूरेट. बट डायमेंशनल एक्यूरेसी का मतलब अलग है और मैथमेटिकल करेक्ट होने का मतलब अलग है. ये जो आप काइनेटिक एनर्जी ½ mv² है, ये हम मैथमेटिकली ड्राइव करके ये रिजल्ट लाते हैं काइनेटिक एनर्जी का, और ये हम देखते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी ½ mv² आता है मैथमेटिकली. दिस यू गेट मैथमेटिकली, राइट? ये मैथमेटिकली ये वैल्यू करेक्ट है. और फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का सिर्फ क्या रहेगा? तो फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी विल ओनली बी ½ mv², है ना? हाँ, ये अलग बात है कि ये वाला जो टर्म है, ये वाला या ये वाला काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ये डायमेंशनली एक्यूरेट है. डायमेंशनली एक्यूरेट कहने का मतलब
कि जितने टर्म्स इस फॉर्मूले में इन्वॉल्व हुए हैं उसके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि अब हम काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² नहीं लिख के हम कुछ भी लिखेंगे, कांस्टेंट की कुछ भी वैल्यू रखेंगे, ना ना ना, वो 1/2 ही रहेगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी जब मैथमेटिकली कैलकुलेट करोगे तो वो 1/2 mv² आता है, वो 3/16 या कोई और वैल्यू के बराबर नहीं आता। हाँ, डायमेंशनली एक्यूरेसी है, क्योंकि इसका बस इतना सा मतलब है कि लेफ्ट वाले टर्म्स और राइट वाले टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, तो डायमेंशनली एक्यूरेसी है, बट इसका यह मतलब नहीं है कि वो मैथमेटिकल करेक्ट है। तो एक बात, छोटी सी बात याद रखिए, अ डायमेंशनल एक्यूरेट इक्वेशन विल ऑलवेज बी मैथमेटिकली करेक्ट इज नॉट नेसेसरी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि एवरी डायमेंशनल एक्यूरेट इक्वेशन या डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन या एक्यूरेट इक्वेशन विल नॉट बी मैथमेटिकली करेक्ट। ये बात याद रखिएगा। समझ आया? इज योर डाउट क्लियर? अरे तुम्हारे मन में ये डाउट आ सकता था ना कि सर ये आपने कहा कि ये डायमेंशनली एक्यूरेट है, तो चलो आज से हम काइनेटिक एनर्जी को 1/2 mv² नहीं लिखेंगे, हम तो 3/16 लिखेंगे। कोई बच्चा कहते नहीं कुछ और लिखेंगे हम, ठीक है, सभी डायमेंशनली एक्यूरेट है। भाई डायमेंशनल एक्यूरेसी का अलग मतलब है और मैथमेटिकल का अलग मतलब है। मैथमेटिकल करेक्ट होने का मतलब ये है कि उसको मैथमेटिकली प्रूफ किया गया है और वो उतना आए तो वो मैथमेटिकली करेक्ट है। डायमेंशनली एक्यूरेसी का ये मतलब नहीं है कि वो मैथमेटिकली करेक्ट है, वो तो सिर्फ ये बताता है कि हाँ जो ये फॉर्मूला वो होमोजीनियस है, मतलब लेफ्ट वाला टर्म राइट वाले टर्म सारे होमोजीनियस है, होमोजेनिटी मेंटेन है, मतलब सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। बस इतना मतलब पता चलता है डायमेंशनली एक्यूरेट इक्वेशन से। क्लियर है? Yes. दूसरी बात याद रखिएगा कि Yes. कोई भी अगर है ना, दूसरी बात याद रखिएगा, कोई भी मैथमेटिकल अगर करेक्ट इक्वेशन है तो उसकी डायमेंशनल एक्यूरेसी भी होगी, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, कभी आगे बताऊंगा, क्योंकि उसका जो एग्जाम्पल है उसमें कुछ ऐसी चीज यूज होती है जो अभी आपने पढ़ा नहीं है, तो खामखा आप लोग परेशान हो जाओगे। तो बस ये बात याद रखो कि एवरी डायमेंशनली एक्यूरेट इक्वेशन मैथमेटिकली करेक्ट तो जरूरी नहीं है। सिमिलरली एवरी मैथमेटिकली करेक्ट इक्वेशन इज डायमेंशनली एक्यूरेट, ये भी जरूरी नहीं है। सीधी सी बात है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। एक और क्या था, काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली ये दिखा रहा है आपको, ये तो सारे बच्चों को समझ में आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लिखा हुआ है 1/2 mv² प्लस ऑफ ma। ठीक है, तो चलिए काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी हमने लिखा था, फिर से लिख देते हैं। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला m इंटू l² इंटू t⁻⁻²। 1/2 mv² का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो हाफ का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है m, और v² के लिए आप लिखेंगे l² t⁻²। बट जब आप ma लिखेंगे तो ma के लिए आप लिखेंगे m मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन होता है l t⁻²। इसका मतलब ये हो गया m l t⁻²। तो तीनों टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि दिस इक्वेशन इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है, या एक्यूरेट। तो थर्ड वाली तो डायमेंशनली एक्यूरेट नहीं है, ये एक्यूरेट नहीं है। लास्ट वाला क्या था, फोर्थ वाला? व्हाट वाज द फोर्थ वन? f is So, equal to gm1। yes, sir. f is equal to gm1 m2 डिवाइडेड बाय r²। चलो इसकी डायमेंशनली एक्यूरेसी चेक करें तो लेफ्ट वाले का फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mlt⁻²। राइट साइड पे आपका gm1 m2 डिवाइडेड बाय r², इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर चेक करें तो m का क्या, g का क्या होता है, m g का कोई मुझे याद दिलाएगा? आई जस्ट फॉरगेट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ g। सर m की पावर -1 l की पावर 3 t की पावर -2। m की पावर -1 l की पावर 3 t की पावर -2। यस सर। ठीक है, उसके बाद मासेस हैं, तो ये m1 ये m, फिर दूसरा वाला मास उसके लिए भी m, नीचे क्या है r विच इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, m² हो जाएगा ये, और m² और ये m⁻⁻1 दिस विल बिकम इक्वल टू m। इसको ऊपर ले जाओगे l² को तो ये इट विल बिकम l⁻², ये हो जाएगा l⁻1 t⁻⁻²। ठीक है, ml t⁻⁻2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस टर्म। जो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला वही आ गया, देखिए। तो इसका मतलब है दिस फॉर्मूला इज आल्सो डायमेंशनली एक्यूरेट। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। ठीक है, तो एक और ऐसा सवाल करा रहा हूं
उसके बाद मैं सेकंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पे आऊंगा, बट उससे पहले एक और ऐसा सवाल जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो आई विल टेल यू द क्वेश्चन बिकॉज आई हैव दिस क्वेश्चन विथ मी। क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में गिवन है सर वो इस तरह से है। आई हैव बिकॉज आई हैव दिस क्वेश्चन विथ मी, तो आई विल टेल यू द एग्जैक्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, आपको क्वेश्चन लिखना नहीं है, इट इज द एक्सरसाइज प्रॉब्लम ऑफ एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 14 है ये एनसीईआरटी का। क्वेश्चन ये कहता है कि अ बुक विथ मेनी प्रिंटिंग एरर्स कंटेन्स 4 डिफरेंट फॉर्मूला फॉर द डिस्प्लेसमेंट y ऑफ अ पार्टिकल अंडरगोइंग अ सर्टेन पीरियोडिक मोशन। ठीक है, मतलब कोई पार्टिकल है विच इज गोइंग अंडरगोइंग सर्टेन पीरियोडिक मोशन, कोई पार्टिकल है जो कुछ पीरियोडिक मोशन शो कर रहा है। आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ एवरीथिंग, डोंट वरी, व्हाट इज पीरियोडिक मोशन, ठीक है, वो भी मैं बता दूंगा, डोंट वरी। तो इसके लिए 4 फॉर्मूले दिए हुए हैं। एक फॉर्मूला है इसका y इज इक्वल टू a sin 2 पाई बाई टी। दूसरा फॉर्मूला दिया हुआ है y इज इक्वल टू a बाई टी मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ t बाई a। तीसरा फॉर्मूला गिवन है y इज इक्वल टू a sin vt, एंड द फोर्थ वन इज y इज इक्वल टू a बाई रूट 2 साइन ऑफ 2 पाई बाई टी प्लस ऑफ cos of 2 pi by t। These are the 4 formulas। अब इस 4 formulas में कौन सी चीज क्या है वो मैं बताऊंगा आपसे। इसमें बोला है कि रूल आउट द फॉर्मूला, रूल आउट द रॉन्ग फॉर्मूला ऑन डायमेंशनल बैकग्राउंड। मतलब करना क्या है, यू जस्ट हैव टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ these 4 formulas। ठीक है, चेक एक्यूरेसी ऑफ ऑल 4 फॉर्मूलाज। अब इसमें किस टर्म का क्या मतलब है वो मैं लिख देता हूं, उसके बाद मैं सारी चीजों को वन बाय वन समझाऊंगा। यहां पर ए का मतलब है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यहां पर टी मतलब टाइम है, वी मतलब वेलोसिटी है, वाई मतलब डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये 4 इक्वेशंस लिखी हुई हैं। इन चारों इक्वेशंस की आपको डायमेंशनल एक्यूरेसी चेक करनी है। जस्ट हैव टू चेक कि which of the 4 is dimensionally accurate and which of the 4 is not dimensionally accurate, you just have to check that। और इसमें कौन सा टर्म क्या है वो आपको बताया हुआ है। तो एक टर्म है y का मतलब डिस्प्लेसमेंट, a का मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, v का मतलब वेलोसिटी और t का मतलब टाइम है। अब पहले तो कुछ कुछ समझते, a का मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, a का मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। अब मैं कुछ कुछ चीजें पहले समझा रहा हूं, उसको सुनो। पहली बात हमसे बोला गया पीरियोडिक मोशन। इस क्वेश्चन में एक टर्म आया है पीरियोडिक मोशन। तुम में से किसी को मालूम है व्हाट इज मेंट बाय दिस काइंड ऑफ मोशन जिसको हम पीरियोडिक कहते हैं? Yes, sir. वैसे आप 11th में सेकंड लास्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे इसको, पीरियोडिक मोशन, नॉन पीरियोडिक मोशन, वो सब आप पढ़ेंगे सेकंड लास्ट चैप्टर में। बट यहाँ पर टर्म आया तो सिर्फ मैं ऐसे ही पूछ ले रहा हूँ ताकि आपको टर्म्स तो पता हो। हाँ बेटा, किसी ने मुझे बोला कि आता है, उसको पता है, पार्थ ने बोला है शायद। So the time period of completing one revolution around one orbit is same. हाँ, मतलब पीरियोडिक मोशन, ठीक है। पीरियोडिक मोशन का बेसिक मतलब होता है ऐसा मोशन जो अपने आप को रिपीट करे आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मालूम है कि आप अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो अर्थ को सन के अराउंड घूमने में जो टोटल टाइम लगता है वो टोटल टाइम फिक्स है ना, दैट इज इक्वल टू 1 ईयर, जिसको आप रिवॉल्यूशन कहते हैं। हर 1 साल के बाद अर्थ घूम के वहीं पर पहुंच जाता है जहां से उसने स्टार्ट किया था, और हर 1 साल के बाद, मतलब ये टाइम फिक्स है कि हर 1 साल के बाद ऐसा हो रहा है। और अर्थ हर बार 1 साल के बाद कहां पहुंच रहा है, उसी पोजीशन पे पहुंच रहा है जहां से उसने स्टार्ट किया था। तो इस वाले मोशन को हम कौन सा मोशन कहेंगे? तो दिस विल बी कंसीडर्ड एज पीरियोडिक मोशन। बात समझ में आई? तो इस तरह के मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। पीरियोडिक मोशन का मतलब ऐसा मोशन जो अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करे, फिर वहीं से स्टार्ट करे जहां से उसने किया था, और कितनी देर के बाद हर बार जो उसको वहीं पर पहुंचने का टाइम लगे वो सेम लगे, तो इसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? अब आते हैं दूसरी बात पे। सर देखिए, अगर कोई चीज पीरियोडिकली चल रही है पीरियोडिक मोशन में, तो अलग अलग टाइम पे, अच्छा ये जो कैपिटल टी इसमें लिखा हुआ है, ये कैपिटल टी मैं लिखना भूल गया था, कैपिटल टी जो यहाँ पर दिख रहा है इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड का क्या मतलब हुआ कि जैसे अगर मैं कहूं अर्थ को रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगता है, तो 1 साल लगता है।
तो टाइम पीरियड क्या हुआ अर्थ के रिवॉल्यूशन का 1 ईयर, दैट इज 365 डेज। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, टाइम पीरियड का मतलब एक लॉजिक समझ में आ रहा है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मान लो कि ये सन है और इसके अराउंड ये अर्थ घूम रहा है ऐसे, अगर सन है और अर्थ घूम रहा है, यहां से उसने स्टार्ट किया तो 365 डेज में वापस यहां पहुंचेगा ना। बट अगर मैं आपसे कहूं कि 200 डेज के बाद वो कहां पर होगा, तो 200 डेज के बाद वो मान लो कहीं यहां पर होगा 200 डेज के बाद, तो वो कितना चला होगा, वो यहां से यहां तक चला होगा 200 डेज में। तो किसी भी गिवन टाइम में कितना चला वो चीज हम यहाँ पर y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और टोटल वो कितना चल सकता है, तो टोटल वो यहां से यहां तक जा सकता है, उस चीज को हम a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बताओ लॉजिक क्लियर है? प्लीज बताओ, सारे टर्म समझ में आ गए? और v का मतलब तो आपको पता ही है वेलोसिटी है। सर हाँ बताइए। एक बार फिर से समझा दीजिए वाला। ठीक है, फिर से बक देता हूँ, सुनो। देखो बेटा मुझे एक बात बताओ, अर्थ किधर गो, तो मैं दूसरे स्लाइड पे बताता हूँ इसको। ये मान लीजिए अपना अर्थ है, अरे ये अपना मतलब ऑर्बिट है, सॉरी, और यहाँ पर मान लीजिए कि ये अपना सन है, ठीक है, इसके अराउंड अर्थ घूम रहा है। मान लीजिए अर्थ ने यहाँ से स्टार्ट करा, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, तो अर्थ कितने टाइम के बाद घूम के यहीं पर पहुंचेगा बच्चों, कितने दिन के बाद? सर 1 ईयर, 365 ऑब्वियसली days। 1 ईयर 365 डेज या 365.25 डेज जो भी कह लो आप, ठीक है, उसके बाद यहाँ पहुंचेगा ना 365 डेज, बिल्कुल सही बात। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आफ्टर 200 डेज कहां पर होगा, अगर उसने यहां से स्टार्ट किया है तो 200 दिन के बाद आफ्टर 200 डेज कहां पर होगा? 200 डेज में तो यहाँ नहीं पहुंच जाएगा, 200 डेज में वो कहीं पर तो पहुंचेगा। मान लो यहाँ पर पहुंचा, तो 200 डेज में वो कहां तक पहुंचा? यहाँ तक पहुंचा। तो 200 डेज का डिस्प्लेसमेंट ये है, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम में वो कितना दूर है, उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम की उसकी डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई? 365 डेज में वो वापस यहाँ पे पहुंचेगा। बट अगर मैं आपसे कह लूं 300 डेज में कहां पर है, 364 डेज में कहां पर है, तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है किसी भी गिवन टाइम में, उस डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस इक्वेशन में? y से। इज इट क्लियर? इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम। यस सर। और दूसरी बात समझो कि मैक्सिमम वो कितना घूम सकता है। बच्चे जिसने मुझसे पूछा था ये, मैक्सिमम वो कितना घूम के आ सकता है? सर 1 ईयर, कितना? 1 ईयर नहीं, मैक्सिमम कितना घूमेगा वो 1 ईयर में, कितना घूमेगा? तो ये पूरा सरकमफ्रेंस, यस सर। ठीक है, तो मैक्स जो 1 ईयर में वो मैक्सिमम घूम सकता है दैट इज 2 पाई आर, राइट? तो ये जो Yes, sir. 2 पाई आर है, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दैट अर्थ विल हैव इन 1 ईयर। तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस इक्वेशन में? ए से। अब समझ में आया ए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? यस सर। सबको क्लियर हो गया? टाइम पीरियड का मतलब कि कितनी देर के बाद वो रिपीट करेगा अपने आप को। डिस्प्लेसमेंट वाई का क्या मतलब है? डिस्प्लेसमेंट, कोई भी डिस्प्लेसमेंट, एनी जनरल डिस्प्लेसमेंट। इसको चाहो तो मैं ऐसे लिख देता हूं, जनरल, एनी जनरल डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब है एनी जनरल डिस्प्लेसमेंट, मतलब किसी भी टी टाइम का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, किसी भी डी टाइम में कहां पर वो पहुंचेगा, दैट इज व्हाट इज योर एनी जनरल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गई बात? ठीक है सर। v का मतलब वेलोसिटी, Yes. जिस वेलोसिटी से वो घूम रहा है। अब हम इक्वेशन की एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं। ये तो मैंने इसमें जो टर्म्स इन्वॉल्व हुए थे वो सारे टर्म्स मैंने आपको बता दिए। कैन वी नाउ चेक द एक्यूरेसी इफ यू अलाउ मी? Yes, वन sir. बाय वन हम चेक करेंगे बेटा। हाँ बोलो। सर हाँ, फर्स्ट बोलो। एंड फोर्थ आर करेक्ट। अच्छा, आपने सॉल्व कर लिया, अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं बेटा। फर्स्ट पे चलते हैं, पहले हम फर्स्ट पे बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाला सोल्यूशन, फर्स्ट वाले में लेफ्ट साइड क्या लिखा है आपने? वाई। वाई क्या चीज है बेटा? व्हाट इज वाई? वाई इज डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा? एल। यस भाई सर। सब नहीं बोल रहे हैं, एक ही दो बच्चा बोल रहे हैं। भाई ये सबको समझ में आया कि वाई इज डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा? सर एल। सब बोलेंगे बेटा, कुछ तो वाइला, पार्थ बोल रहा है शायद, आरुषि, आयुषी, सूर्यांश, देवांश। y इज इक्वल टू एल। अब आते हैं इसके राइट वाले पार्ट पे, तो ये पूरा एक टर्म है a साइन 2 पाई बाई टी। ये जीरो है, जीरो हो जाएगा।
सिकड़ी बोल रहा है। क्या हो गया, क्या हो गया? क्या आपस में बात करने लग गए? हाँ भाई, इसका कौन बताएगा मुझे? ए क्या चीज है यहाँ पर? सर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। Maximum displacement. ऑब्वियसली, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला सर, लिखेंगे L। तो क्या लिखेंगे? L. L। ऑब्वियसली एल। ठीक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देंगे एल। बहुत बढ़िया सर। साइन 2 पाई बाई टी को क्या लिखेंगे? व्हाट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ साइन 2 पाई बाई टी? यहाँ पर 2 पाई बाई टी क्या चीज है? साइन के साथ अगर कोई चीज लिखता हूं तो वो उसके किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? मतलब इस बात को समझो, मैं आपसे कहूं कि साइन ऑफ थीटा, तो मैं साइन थीटा लिख दूं, या अगर मैं यहाँ पर 30 सर डिग्री लिखता हूँ, इसका डायमेंशनलेस क्या? होगा। The theta. वेरी गुड। सर इसका मतलब डायमेंशनलेस। 30 भी देखो, यस, साइन इज ऑब्वियसली अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। मैंने पहले भी बताया है, ये जब मैं आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखवा रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट है उसके डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होते, रेशियो का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। तो अगर मैं आपको बताऊं, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर भी एक लेंथ है और हाइपोटेनियस भी एक लेंथ है, तो ये तो दोनों कट गए ना, तो साइन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो ये साइन 2 पाई बाई टी इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो सिर्फ किसका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा? ए का। तो आप खुद बताइए, दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब पहला वाला सही हो गया या नहीं हो गया? भाई सबको आना चाहिए प्लीज। Yes. यस सर। ये क्यों सही हुआ? बिकॉज 2 पाई बाई टी इज नॉट मतलब ये ऐसी क्वांटिटी है जिसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग एंगल ओनली। इट इज रिप्रेजेंटिंग एंगल, इट इज रिप्रेजेंटिंग एंगल, और ये अगर एंगल है तो इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। अब दूसरे वाले पे आते हैं। ये हो गया, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, दूसरे वाले में इशू आएगा। देखो यहाँ पर तो 2 पाई बाई टी वॉज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो यहाँ तो कोई मसला नहीं है क्योंकि 2 पाई बाई टी को सिर्फ एंगल है सिर्फ, और इसका कोई अपना कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं था। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे आइए दूसरे वाले केस में, दूसरा वाला y फिर से l, इसमें तो कोई इशू नहीं है, लेफ्ट साइड तो l ही रहेगा। अब राइट साइड पे आते हैं। a क्या चीज होगा? a बाई टी इंटू साइन टी बाई ए। अब इसको ध्यान से देखें आप लोग सारे के सारे। a बाई टी, a मतलब a फिर से क्या चीज है? L. Displacement. डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो L हो गया, ये T हो गया, ये साइन के आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। साइन के आगे क्या लिखा हुआ है बच्चों? साइन के आगे क्या लिखा हुआ है बच्चों? सर टी अपॉन ए। टी का मतलब टाइम था ना। यस सर। तो साइन के लिए टी के लिए कैपिटल टी लिखिएगा और ए के लिए फिर से एल लिखिए। अब यहाँ पर देखिए, ये वाली चीज को अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी। यहाँ पर जो ये टी बाई एल है, ये वाला टर्म, टी बाई एल, ये वाला टर्म, टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और एल लेंथ को, तो ये वाला टर्म डायमेंशनलेस हुआ क्या? नो सर। इट इज नॉट डायमेंशनलेस। यस सर। जबकि हमें क्या मालूम है कि साइन कॉस कैसा होना चाहिए? डायमेंशन होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए? डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस, और यहाँ पर ये डायमेंशनलेस नहीं आ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि एज साइन टी बाई एल इज नॉट डायमेंशनलेस, therefore the given equation is dimensionally wrong। क्योंकि भाई ये सही थोड़ी हो सकता है, क्योंकि अगर आप साइन लेंगे, कॉस लेंगे, टैन लेंगे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे तो वो डायमेंशनली क्या होना चाहिए? दैट शुड बी डायमेंशनली करेक्ट। मतलब उसमें अगर साइन कॉस लेंगे तो आपका साइन कॉस टैन, ये जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, उन रेशियोज का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, बिकॉज इट इज रेशियो। ठीक है, वो रेशियो होता है, इसीलिए उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। तो इसलिए ये कैसा हो गया? तो ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं हुआ। क्या ये सबको क्लियर हुआ या मैं अकेला समझ के खुश हो गया हूँ? Yes, understood. Everyone has to respond, please. Yes. Can I move to the third one now? तो तीसरा वाला देखो, y is equal to a sin vt, कौन बताएगा सही है या नहीं? चलो सर गलत तीसरा है। वाला,
चलो wrong. देख लेते हैं Sir, wrong. y का डायमेंशनल फॉर्मूला l. नेक्स्ट वन इज a sin vt. a sin vt की अगर मैं बात करूं, चलो देखते हैं a sin vt, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें. a के लिए l, साइन ऑफ v, v के लिए आप क्या लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला lt टू द पावर -1, और उसके Yes, साथ sir. क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, t. ठीक है, तो फिर से आप यहाँ पर भी देखें तो ये हो जाएगा l, और ये आ जाएगा t से t खत्म हो गया तो ये साइन l आ जाएगा. फिर से साइन डायमेंशनलेस. Yes, sir. क्या साइन डायमेंशनलेस आ रहा है? Yes, sir, आ रहा है. Yes, sir. कहाँ आ रहा है? साइन के साथ l आ गया ना. Sir. देखो ये t और ये t मिलके तो t टू द पावर 0 मतलब 1 हो गया ना, तो ये l रह गया ना बेटा. Yes, sir. तो l मतलब लेंथ है ना बच्चे. Yes, sir. तो अगर l अगर लेंथ है तो ये डायमेंशनलेस तो नहीं हुआ. फिर से हम ये कहेंगे इट इज नॉट डायमेंशनलेस. नहीं समझ रहे हो? अगर डायमेंशन खत्म हो जाए, मतलब साइन कॉस अगर डायमेंशनलेस होता तो हम ये कह देते हैं कि भाई ये डायमेंशनली करेक्ट है. और ये डायमेंशनली करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर साइन वाला टर्म डायमेंशनलेस नहीं आ रहा, तो इसलिए ये कैसा होगा, ये फिर से रॉन्ग हो गया. ठीक है, नहीं आई बात समझ में? So then how नहीं can है. we sin 2 pi by t be dimensionless? Yes, I'll come to your doubt, don't worry. नेक्स्ट वाले में वो उसी डाउट को फिर से मैं बता दूंगा तो आपको नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा. Okay, I made a mistake in writing this. It is not only 2 pi, it is 2 pi t, 2 pi t. Please rectify this. Kindly rectify this. Yes, sir. मैंने क्वेश्चन में गलती कर दी है लिखने में. Did you see the question now complete? Yes, sir. ठीक है, आप तुम खुद सोचो 2 पाई का तो वैसे ही कोई डायमेंशन नहीं होगा. t के लिए कैपिटल t के लिए कैपिटल t से t खत्म हो गया तो इस साइन का कोई डायमेंशन बचेगा? No, sir. जिसने ये क्वेश्चन पूछा था उसको ये क्लियर हो गया. हमने क्वेश्चन लिखने में गलती कर दी थी. इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. जिसने पूछा था. ओके, लास्ट वन. नाउ यू टेल मी प्लीज, यू पीपल टेल मी, the last one, is it dimensionally correct or wrong? Sir, correct. Correct. Everyone has to respond to this. Now you people will respond. Sir, Correct. correct. It is, ये करेक्ट है. और ये करेक्ट क्यों है? क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाले में अगर हम डायमेंशन चेक करेंगे तो लेफ्ट साइड में सिर्फ y का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा और राइट साइड वाले में किसका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा? Sir, तो राइट A. साइड वाले में a का सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा और sin 2 pi by t cos 2 pi by t इन दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर y का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो y का डायमेंशनल फॉर्मूला इज नथिंग बट l. a by √2 का डायमेंशनल फॉर्मूला बिकॉज √2 इज कांस्टेंट, तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला l बिकॉज y भी डिस्प्लेसमेंट है और a भी डिस्प्लेसमेंट है. और इस टर्म का अगर हम देखें sin 2 pi by t, टू पाई बाई टी मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस ऑफ cos 2 pi by t मल्टीप्लाइड बाई t. तो इसका अगर हम देखें तो sin 2 pi का sin 2 pi का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, t का भी t नीचे भी t का t प्लस cos 2 pi का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, t का t. ठीक है, तो ये t से t खत्म तो ये डायमेंशनलेस हो गया, ये t से t खत्म ये भी डायमेंशनलेस हो गया, तो इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला है ही नहीं. तो राइट साइड पे सिर्फ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला रह गया और लेफ्ट साइड पे सिर्फ इसका रह गया और दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम आ रहा है, इसलिए ये डायमेंशनली करेक्ट है. आई होप सबको आप मेरी बात समझ में आ गई होगी. Yes, sir. तो आप किसी का भी डायमेंशनल एक्यूरेसी चेक कर सकते हो. डू यू हैव द कॉन्फिडेंस? या एक और ऐसा सवाल ले लूं, जैसा आप कहो. सर एक और क्वेश्चन ले लीजिए. चलिए एक और ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं. y इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी लिखूंगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इसको ऐसे लिखता हूँ 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस ऑफ 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स.
I will tell you what is the meaning of which quantity. तो y is any general displacement. फिर से y general displacement, a maximum displacement, t आपको समझ में आता ही है, t भी टाइम है और कैपिटल T का मतलब टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड। स्मॉल t का मतलब आप सबको पता है कि स्मॉल t इज नथिंग बट टाइम। लैम्डा को हम कहते हैं वेवलेंथ। कभी नाम सुना है आप लोगों ने क्लास 9th वाइन में वेवलेंथ? Yes, sir. Yes. तो याद रखिए वेवलेंथ इज आल्सो काइंड ऑफ लेंथ, तो इसके लिए एल आएगा, सीधी सी बात। और x का मतलब डिस्प्लेसमेंट, ये भी x भी डिस्प्लेसमेंट। दोनों किस डिस्प्लेसमेंट का थोड़ा थोड़ा फर्क है कि ये डिस्प्लेसमेंट है y के अलोंग और ये डिस्प्लेसमेंट है x के अलोंग। लैम्डा क्या चीज है? लैम्डा इज वेवलेंथ, लैम्डा वेवलेंथ है, ठीक है। तो इसका डायमेंशनल एक्यूरेसी चेक करके बताइए। Sir, correct. एक बच्चे का आगे आंसर करेक्ट, वेरी गुड। Correct. सबको वेरी गुड, वेरी गुड, इट इज करेक्ट। y का डायमेंशनल फार्मूला अगर हम लिखेंगे तो correct y का है। डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, वेरी गुड, l। राइट वाले टर्म का अगर हम डायमेंशनल फार्मूला लिखें तो a sin 2 pi by t into t minus of 2 pi by lambda multiplied by x। इसका अगर हम डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हम लिखेंगे तो a के लिए l आ जाएगा और sin 2 पाई का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं है, t माइनस ऑफ 2 पाई का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं है, x का मतलब भी l है और इसका मतलब भी l है, इसका मतलब भी l है। तो ये साइन ऑफ l बाई l, ये l बाई l खत्म हो गया, ये t बाई t खत्म हो गया, तो बचा सिर्फ l। तो इसका मतलब राइट साइड का भी डायमेंशनल फार्मूला सिर्फ क्या रह गया? l। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का डायमेंशनल फार्मूला अगर सेम है तो अगेन इट इज डायमेंशनली एक्यूरेट इक्वेशन, ठीक है सर। नोट कर लो जिनसे नहीं हुआ है। आरुषि फिर से आप कुछ बोलो, देखता हूँ मैं कि आपकी आवाज आ रही है नहीं। हाँ आ रही है आपकी आवाज, यस बिल्कुल, आपका यस सुनाई दिया मुझे भाई। तो अब इस तरह का और कोई क्वेश्चन कराऊं या अब क्लियरिटी है बिल्कुल? Sir, done. डन ना। अब ऐसा टाइम पास करने की तो जरूरत नहीं है, दूसरी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पे आते हैं। अब दूसरी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को समझते हैं सर। व्हाट इज माय नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, लेट अस अंडरस्टैंड। अब देखो मैंने उस दिन मतलब जो हमारी लास्ट क्लास जब भी हुई थी तो उस क्लास में मैंने आपसे एक पॉइंट कहा था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे ये कहा था कि कोई भी इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो उसमें हर टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। इसको मैंने दूसरे तरीके से ये भी बोला था कि इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट तो उस इक्वेशन में सिर्फ वही क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है या वही टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे जिनके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो। पता नहीं सर क्या बोले, नहीं समझ आया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने कोई इक्वेशन लिखा v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, सर ये लिखा ना हमने, तो इस इक्वेशन में आप सोचिए कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, इज इट डायमेंशनली करेक्ट और नॉट? Yes, sir. बिल्कुल सही। अभी आपने प्रूव भी किया, लास्ट वाली क्लास में हमने ये प्रूव भी किया था। तो अब मेरा पॉइंट ये है कि इफ इट इज डायमेंशनली करेक्ट तो इसमें राइट साइड में देखो u और 80 ऐड हो रहे हैं ना, ये दो टर्म ऐड हो रहा है, ये u और ये दूसरा टर्म है 80, ये दोनों टर्म ऐड हो रहे हैं। तो ये ऐड सिर्फ इसीलिए हो पा रहा है बिकॉज u का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है और 80 का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है दे आर सेम, तभी तो ऐड हो रहा है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में the terms which add up or which subtracts has the same dimensional formula। ठीक है, बात समझ में आई? अगर मैं आपसे कह दूं कि y is equal to x plus z और मैं आपसे कहूं कि अगर मैंने कुछ भी नहीं बोला है तो पहली बात तो आपको ये मान लेना है कि इट इज डायमेंशनली करेक्ट। अब मुझे आप एक बात बताइए कि इफ दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, टेल मी वन थिंग, y is equal to x plus z, इट इज डायमेंशनली करेक्ट अगर मैंने आपसे बोल दिया तो मुझे सीधी सी बात समझाओ कि x और z और y तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होंगे या अलग होंगे? Sir, सर सेम। Same. बिल्कुल same. सीधी सी बात है, सेम।
किसी भी इक्वेशन को अगर मैं डायमेंशनली करेक्ट कहता हूं, अगर मैं नहीं भी कह रहा हूं तो आपको अगर किसी क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया गया है कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, तो आपको ये नहीं करना है कि आप उसमें ये चेक करेंगे कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। आपको ऐसे में मान लेना है कि डायमेंशनली करेक्ट है और उसके बाद जो मैं आपसे कह रहा हूं वो करना है। तो देखिए सर, अगर कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो उसमें जो भी टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे दैट विल हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो एक क्वेश्चन सर जैसे मान लीजिए f इज इक्वल टू a रूट एक्स प्लस और बी टी स्क्वायर। ये आपको एक इक्वेशन दी गई है f इज इक्वल टू a रूट एक्स प्लस और बी टी स्क्वायर, वेयर f इज फोर्स। f क्या चीज है, तो अनडाउटेडली f इज फोर्स, a इज अ कांस्टेंट, x is displacement, let's say, b is again constant, t is time। अब आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि इस इक्वेशन में हमने दो कांस्टेंट यूज किए हैं, एक कांस्टेंट है a और दूसरा कांस्टेंट है b, ठीक है। तो आपको बताना है कि फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a एंड b। आपके जो दो कांस्टेंट इन्वॉल्व हुए हैं बच्चों मेरे लाल, इन दोनों के हमें डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। तो ऐसा एक क्वेश्चन मैं पहले आपके लिए सॉल्व कर देता हूं, फिर उसके बाद ऐसे एक दो और क्वेश्चंस हम कर लेंगे जो आप ट्राई करेंगे। तो चलिए, पहली बात, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो लॉजिक क्या आएगी दिमाग में, क्या मैंने यहाँ पर लिखा कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है? नहीं लिखा। नो सर। है ना, लिखा तो नहीं। तो अगर मैंने नहीं लिखा तो आपको बिल्कुल सीधा मान लेना है कि डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है आपको, ए और बी दो कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है या निकाला जा सकता है जब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो। तो ऐसे क्वेश्चन में आप विदाउट एनी डाउट आप ये मान लेंगे कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अब दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो उस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स इन्वॉल्व हुए हैं उन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। अर्थात मैं ये कह सकता हूं ये वाला और ये वाला, इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा या नहीं होगा? हाँ ना बोलो। एक्चुअली में तीनों का सेम होगा। यस सर। ठीक है, बट मुझे ये पता है कि ये वाला टर्म और इस वाले टर्म को इक्वेट कर सकता हूं मैं, क्योंकि यहां पर अगर इसके साथ इक्वेट करूंगा तो ये बी मुझे नहीं पता है। तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं किसी भी तीन चीज अगर बराबर है तो किसी दो को इक्वेट कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा वो। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज सेम एज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a रूट एक्स। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज mlt टू द पावर -2। a का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। हाँ, रूट एक्स के लिए हम क्या लिखेंगे, रूट एक्स के लिए हम लिखेंगे l टू द पावर 1/2। व्हाई आर यू राइटिंग 1/2? आपको पता है कि यहाँ पर रूट लगा, रूट हटा है। तो अंडर a का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, mlt टू द पावर -2, और ये क्या हो गया, l पे पावर 1/2। इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लें तो a का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो आएगा m, l पे पावर ऊपर 1 है और नीचे से ले जाओगे तो ये l टू द पावर -1/2 हो जाएगा। तो पावर ऐड होगा तो 1 - 1/2 हो जाएगा, तो 1 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये 1/2 हो गया, और ये कितना हो गया, t टू द पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन देख लेना, मैं कुछ गलती ना करूं। सिमिलरली इसी तरह से मैं ये भी कह सकता हूं कि f का जो डायमेंशनल फॉर्मूला इट शुड आल्सो बी सेम टू दैट ऑफ bt स्क्वायर्ड। तो मैं ये कह सकता हूं कि b का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा दैट वुड बी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ f डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ t स्क्वायर्ड, और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सर mlt टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, मतलब कैपिटल T का स्क्वायर्ड। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b क्या होगा, m l t टू द पावर -4। ये आ जाएगा सर, ये आ जाएगा सर। मेथड क्लियर हो गया सबको? सर एक और एग्जांपल बता दीजिए। हाँ नहीं अभी तो बताऊंगा, अभी तो 2-3 और एग्जांपल्स करेंगे। एक से कुछ समझ आ गया होगा तो दूसरे से फिर और कुछ हम समझ लेंगे। इसको इरेज करूं, आगे बढ़े? ये नोट कर लिया? हाँ जी सर एक कांस्टेंट है।
हाँ, ए भी कांस्टेंट है और बी भी कांस्टेंट है, ये मैंने क्वेश्चन में ही बोला हुआ है ना बेटा कि ये जो ए है दिस इज सम कांस्टेंट एंड बी इज आल्सो अ कांस्टेंट, और इन्हीं दोनों कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। अब ये मत कहना कि सर कांस्टेंट का तो आपने बोला था डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। मैंने कहा था दो तरह के कांस्टेंट होते हैं, एक ऐसे होते हैं जिनका होता है डायमेंशनल फार्मूला और एक ऐसे होते हैं जिनका नहीं होता है। जैसे कैपिटल जी कांस्टेंट है, तो क्या कैपिटल जी का डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है? बिल्कुल होता है। बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो भी कांस्टेंट है, बट उसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। समझ गए? यस सर। बोलो। चलो, ओके, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक और बताता हूँ, फिर एक दो और आप लोग करेंगे। चलिए भाई, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर, बहुत मजा। x is equal to a multiplied by u plus of half into b multiplied by t square. b multiplied by t square नहीं बल्कि t कर देता। x जो चीजें लिख रहा हूँ वो देख लीजिए। x डिस्प्लेसमेंट है, a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, u वेलोसिटी है, t टाइम है। आपको बताना है फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a एंड b। a और b का डायमेंशनल फॉर्मूला। चलिए सर, ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे करें? सर सब बोलेंगे, सर सब बोलेंगे भाई, सब बोलेंगे रे भाई, सब बोलेंगे रे भाई। क्या करें सर? पहला स्टेप भाई, ये टर्म और ये टर्म तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। तो मैं पहले केस में ये कह सकता हूँ x इज इक्वल टू ए इन यू, ये डायमेंशनल फॉर्मूला सेम। तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला x का डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइडेड बाय u का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकता हूँ या नहीं? यस सर। ठीक है, तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा? x क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट, मतलब लेंथ l, और u क्या है? वेलोसिटी। तो lt टू द पावर -1 सिंपलीफाई करो तो कितना हो जाएगा? l, और इसको ऊपर ले जाओ तो ऊपर ले जाओगे तो l पे पावर -1 t पे पावर +1 हो जाएगा, क्योंकि आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाओगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा ना। तो l -1 और इंटू l, तो l से l खत्म हो गया तो l का पावर हो गया 0, और ये हो गया t टू द पावर -1। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो ये a की वैल्यू क्या हो गई? a का डायमेंशनल फॉर्मूला t हो गया। सर a का डायमेंशनल फॉर्मूला t हो गया, सबको बात समझ आई? प्लीज टेल मी। Yes. यार बोल लें ना, तुम लोग शांत हो गए। अच्छा, हाफ बीटी का चलो देखते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x विल बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हाफ इनटू b इनटू t। कौन बताएगा क्या करें हम? b का डायमेंशनल फॉर्मूला इज व्हाट? बोलो सर x अपॉन t। Sir, x upon x t. अपॉन हाफ t या t, जो भी। वेरी गुड। हाँ तो x इज नथिंग बट लेंथ, हाफ का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ही नहीं। t का डायमेंशनल फॉर्मूला सिंपली t, बिकॉज t टाइम है, तो t का डायमेंशनल फॉर्मूला t। तो b का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? b का सर l की डायमेंशनल पावर फॉर्मूला, 1 t की पावर -1। वेरी गुड, या के डायमेंशनल फॉर्मूला। दिस इज हाउ यू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला। यस सर। चलो सर, ये नोट कर लिया। अब ऐसे सवाल आप ट्राई करेंगे। सर ये सबने नोट कर लिया? सर जी, एक ही बच्ची बोल रही है, बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं फिर से। चलो एक छोटा सा ऐसा सवाल मैं पूछ लेता हूँ आप लोगों से, फिर उसके बाद मैं कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी मैंने कहीं पर लिखा है कोई कांस्टेंट, ठीक है, हाफ इनटू सम कांस्टेंट, लेट दैट कांस्टेंट बी b, मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी v। ये कांस्टेंट मैंने लिखा है b और वेलोसिटी की वैल्यू v।
ये के आपको समझ में आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी है, बी का मतलब है वेलोसिटी, बी कांस्टेंट है आपका। आपको बताना है कि बी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। हरी अप, सारे बच्चे मुझे बताएंगे भाई, आप लोग सुस्त हो गए, सारे बच्चे मुझे बताएंगे, हरी अप, विदाउट एनी डिले, एवरीवन विल टेल मी। सर B is equal to kinetic energy upon V. हाँ, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? Yes, sir. Sir, M1 L1 T to the power plus 2. चलो मैं भी देखूंगा, और किसी से हो गया? एवरीवन हैज टू सॉल्व एंड everyone has to tell me the answer. सर वेलोसिटी का क्या होता है सर डायमेंशन फॉर्मूला? L t to the power minus 1. Velocity, the dimensional formula for velocity is L t to the power minus 1. Sir, MLT. सर MLT होगा, हाँ। MLT आ रहा है आपका? यस सर। ठीक है, कौस्तुभ वायला आपका आंसर नहीं आ रहा। पार्थ भगत, did you tell me the answer? Sir, Yes, Parth. कौस्तुभ? sir, MLT minus 1. ओके कौस्तुभ, आपका आंसर नहीं आया कौस्तुभ। सूर्यांश का आंसर MLT आ रहा है, पार्थ का MLT to the power minus 1 पार्थ कह रहा है। आयुषी, even your answer I am not getting any answer from your side. क्या सेम है कौस्तुभ? आंसर दो मैंने बोला है, दो में से कौन सा सेम? प्लीज टाइप दैट आंसर। हाँ आयुषी, ओके कौस्तुभ। हाँ आयुषी, व्हाट्स योर आंसर बेटा? सर MLT minus 1. MLT minus 1। चलो देख लेते हैं भाई। पहली बात तो ये कि दोनों में कुछ नहीं करना है, हमें मालूम है काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा दैट शुड बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ B मल्टीप्लाइड बाय द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ V। तो B का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? तो द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी इज ml स्क्वायर t to the power minus 2 and for the velocity it is lt to the power minus 1. This is the dimensional formula of B। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर B तो क्या होगा? m as it is रहेगा। पहले ऐसे लिख देता हूं, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं सिंप्लीफिकेशन समझ में आ रहा, इसको ऊपर ले जाओ तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा lt to the power minus 1 t to the power plus 1 हो जाएगा ये। तो अगर आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा m, ये l और t to the power minus 1। जिन लोगों ने आंसर दिया है एब्सोल्युटली करेक्ट, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। B is equal to mlt to the power minus 1। तो इसी में आप लास्ट के दो और अच्छे सवाल कर लो, उसके बाद फिर हम थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला पे जाएंगे। तो दो और ऐसे क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, ठीक है, जो अच्छे हैं और पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर, 11th के एग्जाम्स के अंदर। तो दो और ऐसे क्वेश्चंस कर लो, उसके बाद हम थर्ड एप्लीकेशन पे जाएंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला का थर्ड एप्लीकेशन अपन देखेंगे, बट उससे पहले दो क्वेश्चंस और। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, P is equal to B minus of x square divided by P is equal to B minus of x square divided by 80। अब P यहां पर क्या चीज है? P का मतलब है पावर, x का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, A and B are constants, T क्या चीज है? T is टाइम। सवाल है फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A and B। ठीक है, करो। पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर याद नहीं हो तो पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होता है जो एनर्जी का होता है, तो ml स्क्वायर t टू द पावर माइनस 2, टाइम के लिए ये t। तो पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ml स्क्वायर t टू द पावर माइनस 3। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द पावर।
ठीक है, बट हमें ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, तो प्लीज हर बच्चा कोशिश करे और मुझे बताए। नहीं सॉल्व होगा कोई बात नहीं, मतलब गलत सॉल्व होगा कोई बात नहीं, हम सही करेंगे, बट गलत ही सही, गलत भी अगर हो रहा है तो सॉल्व करिए, गलत है तो है, सही किया जाएगा उसको। सर जी सर B is equals to L square हाँ, and b is equal to A l square, absolutely correct. and A is equals to T की power 2 M की power -1. अच्छा, Kaustubh, send me the answer. देखो यहाँ पर एक बात समझो कि ये वाला टर्म इस वाले टर्म के साथ सबट्रैक्ट हो रहा है, तो भाई ये तभी हो सकता है जब b का डायमेंशनल फॉर्मूला और x स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो। एम आई करेक्ट? भाई कोई भी दो टर्म ऐड और सबट्रैक्ट तभी हो सकते हैं जब दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो। इज इट राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब है सर सीधा सीधा डायमेंशनल फॉर्मूला b इज नथिंग बट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x स्क्वायर एंड x इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। तो डायमेंशनल फॉर्मूला b square. इज नथिंग बट l स्क्वायर। ये तो पहला वाला आ गया। दूसरा वाला अब देखो, इस p का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है, at का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें चाहिए। तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, सर ध्यान से देखिएगा, इस वाले पार्ट को मैं नीचे सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ at इज इक्वल टू नथिंग बट b माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई p। तो मैं a को ऐसे भी कह सकता हूँ कि दिस इज नथिंग बट b माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई p इंटू t। ऐसा भी कह सकता हूँ या नहीं बच्चों? Yes, sir. अगर ये ऐसा कह सकता हूं तो मुझे ये बताइए अब मैं क्या लिख सकता हूं? a का डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे चाहिए, b और x इन दोनों को आपस में सबट्रैक्ट करोगे तो ये लेंथ में से लेंथ को सबट्रैक्ट करोगे तो लेंथ ही आएगा ना, और दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, तो जो रिजल्ट आएगा उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला l स्क्वायर होगा या नहीं होगा? प्लीज रिस्पॉन्ड एवरीवन। Yes, sir. भाई l स्क्वायर में से l स्क्वायर को ही सबट्रैक्ट करोगे तो मीटर स्क्वायर है 4 मीटर स्क्वायर माइनस ऑफ 2 मीटर स्क्वायर, तो रिजल्ट 2 मीटर स्क्वायर ही यूनिट रहेगी ना, ऐसा थोड़ी है कि यूनिट बदल के कुछ और हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी एल स्क्वायर है, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला एल स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर सबट्रैक्ट होगा तो जो क्वांटिटी बनी वो भी तो एल स्क्वायर ही आएगी ना, तो इसलिए डायमेंशनल फॉर्मूला एल स्क्वायर। नीचे क्या है? पावर की जगह आप क्या लिखेंगे? एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -3, और यहाँ पर ये क्या है? टी, तो टी के लिए कैपिटल टी। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ए इज ये एल स्क्वायर ऊपर, नीचे सिंप्लीफाई थोड़ा सा पहले कर लेते हैं, तो एम एल क्यूब एल स्क्वायर सॉरी टी टू द पावर -2 हो जाएगा नीचे, तो इसको ऊपर ले जाके लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा एम टी टू द पावर -1। एल ऊपर गया तो ये निगेटिव हो गया, तो ऊपर एल स्क्वायर है और नीचे से निगेटिव गया, तो मेरे हिसाब से तो एल का पावर 0 हो जाएगा और ये टी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए जरा सा, अगर आप लोगों को समझ आ गया हो तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए इज m टू द पावर -1 और एल स्क्वायर, ऐसा कुछ आ रहा है मेरे हिसाब से। Yes, sir. आप में से किसका आंसर आया था ये ऐसा? लेट मी चेक। m टू द पावर -1 t स्क्वायर्ड, आई गॉट दिस आंसर फ्रॉम सूर्यांश, वेरी गुड सूर्यांश। m टू द पावर -1 l टू द पावर 0 t का ये पावर, तो ये आंसर मुझे किसने भेजा था? t का स्क्वायर इस तरह से। कौस्तुभ, वेरी गुड कौस्तुभ। सूर्यांश तिवारी MLT, किसका आंसर भेजा था आपने? ये MLT पता नहीं। ठीक है, बाकी सबको क्लियर हो गया? प्लीज समझिए, एक और क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में 11th के एग्जाम में अक्सर आता है, स्कूल एग्जाम्स में, तो एक और ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा। आगे बढ़ूं? अरे कुछ सर एक तो और करवा दीजिए। हाँ नहीं, एक और तो करवाऊंगा भाई, सबको यहाँ तक क्लैरिटी आ गई है? सब मतलब सब?
बोलो बेटा, बोलने की सारे बच्चे ना आदत डालो, तभी तो मुझे समझ में आएगा कि किसको पल्ले पड़ा, किसको तकलीफ रह गई। एक और डिमांड है, एक और कराते हैं। और ये वाला जो मैं करा रहा हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच मे बी आस्क्ड इन योर एग्जाम आल्सो। p प्लस ऑफ a बाई v का स्क्वायर, v माइनस ऑफ b इज इक्वल टू RT। आप इसको केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इट इज कॉल्ड एज वैंडर वॉल इक्वेशन। तो कह रहे इसको कुछ भी इक्वेशन कहते हो, श्याम लाल इक्वेशन, उससे क्या जाता है, इसको रामलाल इक्वेशन, कुछ भी कह लें, क्या जाता है, ठीक है। तो इट इज बेसिकली एन इक्वेशन विच इज कॉल्ड एज वैंडर वॉल इक्वेशन। तो खैर ये जो भी होती हो, ये जहां पर भी यूज होती है, अभी उससे हमें कोई भी मतलब बिल्कुल भी नहीं है। हमें तो सिर्फ इसमें जो जो टर्म यूज हो रहे हैं उसको पहले देख लेना है कि P जो है यहाँ पर, P यहाँ पर आप पावर नहीं है, P इज प्रेशर। और प्रेशर आप लोगों को याद होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन, कौन बोल रहा है, area. फोर्स एरिया। वेरी गुड, वेरी गुड। V यहाँ पर क्या है, V इज वॉल्यूम, T टेम्परेचर है, R एक कांस्टेंट है। R को हम कहते हैं गैस कांस्टेंट, खैर उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं आप लोगों को। T यहाँ पर क्या है, तो T टाइम नहीं है, यहाँ पर टेम्परेचर है जो इस इक्वेशन में यूज हो रहा है। A एंड B आर कांस्टेंट, A एंड B आर कांस्टेंट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A एंड B, A और B का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालें। आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, किसका किसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, A और B का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। विल यू ट्राई और शुड आई सॉल्व? आप पहले सर कोशिश आई विल करोगे, ट्राई। मैं कर दूं? ओके, तो जस्ट ट्राई इट। फोर प्रेशर का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं तो प्रेशर का आप ऐसे यूज कर लीजिए, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है, एरिया का पता है, यहाँ से आपको प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू mlt टू द पावर -2। एरिया के लिए क्या होता है, एरिया के लिए होगा L स्क्वायर। तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आप लिखेंगे तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा mlt टू द पावर -1 t टू द पावर -2। करिए बेटा, एक बच्चे ने मुझे आंसर भेजा है, बट आई वांट एवरीवन Sir, टू सॉल्व दिस। एक ने बोला है mlt टू द पावर -2 इज द आंसर फॉर A, और B के लिए पता नहीं L क्यूब बोला है। ओके सर, A इज इक्वल टू mlt टू द पावर -2, आरुषि मिश्रा कह रही हैं। अच्छा, आप लोग आंसर्स भेज दो, देख लेंगे कि किसका सही है किसका गलत है। ओके, आई हैव गॉट वन मोर आंसर फ्रॉम कौस्तुभ, एंड दैट इज A का उसने बोला है m1 L टू द पावर 5 t टू द पावर -2। अच्छा, और कोई? सर B L टू द पावर 3, B का तो सही है, B वाले का तो सीधा सीधा वो भी दिख रहा है, बिना सॉल्व किए ही दिख जाएगा, बिना सॉल्व करे ही हुए कि B का L क्यूब आ रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। यस, B का L क्यूब है, ये बिल्कुल सही है। जिन बच्चों ने भी ये करा है बिल्कुल सही किया, B का तो L क्यूब आएगा विदाउट एनी डाउट। चलिए, आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने मुझे आंसर भेजा, उसमें से बहुत सारा सही भी है। देवांश ने भी भेज दिया, ठीक है, पार्थ ने भी भेज दिया। ओके, तो चलो, तो सबसे पहले तो मैं इसी पे बात कर लेता हूँ, v माइनस बी, बिकॉज v में से b को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब तो ऑब्वियस है कि तभी सब्ट्रैक्ट या ऐड हो सकता है ये दोनों टर्म, जब दोनों टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो। दैट मींस b का डायमेंशनल फॉर्मूला v के बराबर हो, और v क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा दैट वुड बी L क्यूब। ये आ गया b का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब इसी तरह से इस वाले का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो इस वाले का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम देखेंगे तो क्या लिखेंगे, p प्लस a बाई वी का स्क्वायर। तो आप देखो यहाँ पर जो टर्म ऐड हो रहे हैं वो p और a बाई वी का स्क्वायर ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि p का डायमेंशनल फॉर्मूला
शुड बी इक्वल टू ए बाई वी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला, ऐसा कह सकता हूं मैं। और P का Yes, A sir. बाई वी स्क्वायर का, तो A का डायमेंशनल फॉर्मूला मैं कह सकता हूं कि दिस विल बी इक्वल टू P का डायमेंशनल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। अब अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर, तो A का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला है m l t टू द पावर -1 t टू द पावर -2, और यहाँ पर V स्क्वायर है। V स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, V मतलब वॉल्यूम का स्क्वायर, इसका मतलब है कि L क्यूब का स्क्वायर, L क्यूब का स्क्वायर मतलब L टू द पावर 6, ये कितना हो गया, m l टू द पावर 5 t टू द पावर -2, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A। अब जिन बच्चों ने ये भेजा था आंसर, उनके आंसर सही हैं, जिन्होंने नहीं भेजा उनके आंसर गलत है। पार्थ ने ये आंसर भेजा है, वेरी गुड पार्थ। उसके बाद आयुषी ने मुझे ये आंसर भेजा है m l टू द पावर -5 t टू द पावर -2। बेटा आपका साइन में कहीं पर गलती हो गई है, या तो आपने लिखने में गलती कर दिया है। ठीक है, तो l टू द पावर -5 नहीं है, l टू द पावर 5 है। उसके बाद मुझे सबसे शुरू में भेजा था कौस्तुभ ने भेजा था m1 l टू द पावर 5 t टू द पावर -2, बिल्कुल सही कौस्तुभ। आरुषि ने m l t टू द पावर -2, इसका आंसर भेजा था, किसका भेजा था मुझे नहीं पता, इसी का भेजा था, तो इसका तो ये गलत है। ठीक है, तो जिनका गलत है वो देख लीजिए क्यों, क्या हुआ है, क्या मिस्टेक हुई है, उसको रेक्टिफाई कर लीजिए। एंड वेरी गुड, आई अप्रिशिएट योर। हो गया बच्चों? सबने कर लिया बेटा, सबने कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो वी हैव डन दिस पार्ट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, और लास्ट एप्लीकेशन पे हम चलते हैं। लास्ट एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन समझ में आ गया आप लोगों को। पहला एप्लीकेशन था टू चेक द डायमेंशनल एक्यूरेसी ऑफ एन इक्वेशन, पहला एप्लीकेशन था। दूसरा एप्लीकेशन था, दूसरे एप्लीकेशन में भी पहला एप्लीकेशन था टू कन्वर्ट द यूनिट यूजिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला, वो हमने करा। ठीक है, वो हमारा पहला एप्लीकेशन था। दूसरा एप्लीकेशन क्या था जो अभी हमने करा इतनी देर से, वो था कि टू चेक द डायमेंशनल एक्यूरेसी। एंड द थर्ड एप्लीकेशन, नाउ वी मूव टुवर्ड्स द थर्ड एप्लीकेशन। दिस एप्लीकेशन इज बेसिकली कॉल्ड एज डिड्यूसिंग the relation between the physical quantity। तो थर्ड एप्लीकेशन का नाम लिखो deducing relation between physical quantity। इसका दूसरा मतलब है कि deducing of physical formula, मतलब इसको या तो आप ऐसे लिख लीजिए deducing relation between physical quantity, या इसी बात को मैं ऐसे भी कह देता हूं समझने के लिए कि deducing physical formula using dimensional formula। ठीक है, दोनों में से जो नाम आपको अच्छा लगे वो रख लीजिए। ठीक है, बट इसका काम क्या है उस बात को समझते हैं। तो ये तीसरा एप्लीकेशन है कि अब आप क्या करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूले से यूज करके फिजिकल फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। सबका हम नहीं कर सकते ऑब्वियसली, उसकी लिमिटेशन भी है, वो तो आपको इसके एंड में आपको इसका लिमिटेशन बताया जाएगा। बट अभी आप फिलहाल ये समझें कि ये हम क्या करेंगे, यहाँ से हम डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करके फिजिकल फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ठीक है, जैसे हमने पहले कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया था, तो मैंने आपसे बोला था कि जिसका भी आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बताना हो, तो उसके लिए सबसे पहला आप क्या काम करें कि जिसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बताना हो, तो उसके लिए पहला काम ये करें कि उसका फिजिकल फॉर्मूला लिख लें। और जब आप उसका फिजिकल फॉर्मूला लिख लें, तो फिर उससे डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लें। अब इसे यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर आप फिजिकल फॉर्मूला ड्राइव करेंगे यूजिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला से फिजिकल फॉर्मूला लाएंगे। पहले हम फिजिकल फॉर्मूले से डायमेंशनल फॉर्मूला ला रहे थे, यहाँ पर हम डायमेंशनल फॉर्मूले से क्या लाएंगे, फिजिकल फॉर्मूला। क्लियर? कैसे लाएंगे, कैसे पता करेंगे, तो देखिए। ठीक है, इस बात को समझते हैं। जैसे आपसे बोला जाए कि कोई एक फोर्स है, उस फोर्स का नाम मान लो मैं कह लेता हूं कि
आपने कभी सुना है कि कोई भी चीज सर्कल पे घूमती है, सर्कल पे, तो टुवर्ड्स द सेंटर इट रिक्वायर्स अ फोर्स? कभी Yes, सुना sir. है? Centripetal है ना? force. अरे वाह, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। आई होप सबको पता है, वेरी गुड। कोई भी चीज अगर सर्कल पे घूमती है और सर्कुलर पाथ पे घूमती है, ऐसे तो आप पढ़ेंगे इसको फिजिक्स में, आगे आप पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में, बट इतना थोड़ा सा नॉलेज होगा शायद आपको, क्योंकि ये क्लास 9th में भी थोड़ा इसका आइडिया दिया जाता है कि जब भी कोई चीज सर्कल पे घूमती है ना ऐसे ऐसे, तो इट रिक्वायर्स अ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल और द सर्कुलर पाथ, और उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। दैट फोर्स इज बेसिकली कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो पहला जो मैं यहाँ पर रिजल्ट डिड्यूस कर रहा हूँ, वी विल फाइंड द रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज, वो मैं सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फाइंड करूंगा। तो देखिए, हमें अगर ये पता हो कि कोई भी क्वांटिटी किन किन क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि आपको एक बात पता है, फिजिकल क्वांटिटी में आपको पता है ना, फिजिकल क्वांटिटी में जितनी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है वो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। जैसे अगर मान लो कि मैं आपसे कोई फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक जनरल फोर्स का फॉर्मूला लिख, तो मुझे पता है कि ये फोर्स दो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, मास पे और एक्सेलरेशन पे, ठीक है। और कैसे डिपेंड कर रहा है उसके लिए ये इक्वेशन है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर आपसे कोई कभी पूछ ले कि भाई फोर्स किस चीज, दो चीज पे डिपेंड करता है, तो आप कह सकते हैं फोर्स डिपेंड करता है एक मास ऑफ द बॉडी पे और दूसरा एक्सेलरेशन पे। वैसे अगर मैं आपसे कह दूं लीनियर मोमेंटम, कभी नाम सुना है, एम इनटू वी, तो अगर आपसे पूछ लो लीनियर मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, तो आप कहेंगे मास पे और सर वेलोसिटी पे। करेक्ट है बेटा? बच्चों मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे ब्लू। इसी तरह से अगर मुझे ये भी पता हो जाए कि सेंट्रीपिटल फोर्स किस किस पे डिपेंड करता है, तो मैं उन क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन निकाल सकता हूं और मैं फोर्स की वैल्यू बता सकता हूं कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा। तो इस बात को याद रखिए, मैं बता देता हूं। सेंट्रीपिटल फोर्स, यस, फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम अपॉन टाइम भी कह सकते हैं, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स ऑन, ये मैं इसका रिलेशन निकालूंगा। यस सर, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? अभी 3 बार बोला था दोस्त, तू भी ना। सेंट्रीपिटल फोर्स, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूमता है, तो उस पार्टिकल के सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ जो पार्टिकल पे फोर्स लगता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब अगर मान लीजिए कि मैं आपसे कह रहा हूं कि ये कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, कोई भी पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, ये पार्टिकल, तो ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे तभी जा सकता है जब इस पार्टिकल का पे एक फोर्स लग रहा हो टुवर्ड्स द सेंटर। यहाँ पर भी हमेशा हर पॉइंट पर उस पे एक फोर्स चाहिए ही चाहिए। किधर चाहिए वो फोर्स? सेंटर की तरफ। उसी फोर्स को हम क्या नाम देते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या मतलब हुआ? अ फोर्स दैट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ पर क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स अपॉन, समझ गए ना तुम सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या मतलब? वैसे उसके बारे में तो हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे आगे फिजिक्स में, है ना, एक चैप्टर आएगा सर्कुलर मोशन, उसमें हम पढ़ेंगे। बट अभी फिलहाल के लिए समझ गए व्हाट इज मेंट बाय सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चे? नहीं, वो Yes. सूर्यांश ने पूछा, किसने पूछा था? ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स ऑन मास of particle, radius of circular path, and velocity of particle। तो मैंने पार्टिकल, हमें ये पता चल गया कि भाई ये किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। तो ये डिपेंड कर रहा है मास पे, उस पार्टिकल के मास पे जो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, उस पार्टिकल की वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, और उस पाथ के रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इट इज डिपेंडिंग ऑन 3 फैक्टर्स। अब मुझे इस फोर्स का रिलेशन इन तीनों के साथ चाहिए। मतलब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको मैंने कहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, उस सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन मुझे इन सारी क्वांटिटी के साथ चाहिए। कौन कौन सी क्वांटिटी? मास के साथ, और किसके साथ? वेलोसिटी के साथ, और किसके साथ? तो रेडियस के साथ। इन तीनों क्वांटिटीज के साथ मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन चाहिए। अब वो कैसे पता करते हैं, इस बात को देखिए।
तो बेटा बेटा मुझे एक बात बता, ये जो फोर्स है ये मास पे के साथ, मास पे अगर डिपेंड कर रहा है तो कोई भी एक चीज अगर दूसरे चीज पे डिपेंड करती है तो उसको कई बार हम ऐसे दिखाते हैं। देखा है कभी आपने x प्रोपोर्शनल टू y? कभी देखा है कहीं पर लिखा हुआ? Yes, Yes, जैसे sir. आपने ओम्स Yes. लॉ पढ़ा होगा क्लास 10th में, v इज प्रोपोर्शनल टू i, तो v इज yes इक्वल sir. टू V आई is आर। equals to IR. वेरी गुड। तो उसी तरह से यहाँ पर फोर्स मुझसे बोला गया मास पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं मान लेता हूँ कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास। अब वो मास पे डिपेंड कर रहा है तो ये मास के पावर 1 पे भी डिपेंड हो सकता है या मास के पावर 2 पे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। भाई ऐसा मेरे बच्चों, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि दो क्वांटिटी अगर एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है तो दोनों के पावर 1 ही हो। समझ रहे हो आप? नहीं आ रहा? Yes sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसके लिए हम इसका पावर मान लेते हैं a। 1 होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। उसी तरह से फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी पे, तो वेलोसिटी पावर b। तीसरा फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस पे, रेडियस टू द पावर c। तो यहां से सबको अगर एक साथ लिख दो तो m टू द पावर a, v टू द पावर b और r टू द पावर c लिख सकता हूं, हाँ कि ना? हाँ सर। नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो क्या करते हैं बेटा? कुछ करना पड़ता है, कुछ कंसीडर करना पड़ता है, कोई Sir, कांस्टेंट sir वंस्टेंट टाइप। constant लाना होता है. हाँ, तो कांस्टेंट मान लीजिए k है, m टू द पावर a, v टू द पावर b एंड r टू द पावर c। आपसे कोई पूछ ले कि भाई यहाँ पर k क्या है, तो आप सीधा सीधा कहिएगा कि k इज अ कांस्टेंट। k क्या है? तो k कांस्टेंट। ठीक है। अब जब आप इतना कर लें, अब देखो k की वैल्यू क्या है वो हमें नहीं पता। इस डायमेंशनल फॉर्मूले के इस वाले मेथड से एक लिमिटेशन है कि इसमें जो कांस्टेंट इन्वॉल्व हुआ है उसकी वैल्यू हम कभी भी फाइंड नहीं कर सकते बाय डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसका डायमेंशन क्या है, मतलब k की वैल्यू क्या है वो हमें नहीं पता, तो इसलिए हम उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी कंसीडर नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सिंपली देखो, k का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं लिखना है, बाकी सारे टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो। f का डायमेंशनल फॉर्मूला है mlt टू द पावर -2, राइट साइड पे m, तो कैपिटल M टू द पावर a, v lt टू द पावर -1 टू द पावर b, r मतलब लेंथ टू द पावर c। भाई रेडियस को लेंथ कह सकता हूं या नहीं? Yes sir. Yes, sir. इसको सिंपलीफाई कर लो तो m टू द पावर a, l पे b और l पे c, तो l पे पावर b प्लस c, t पे पावर -b। ठीक है, लेफ्ट साइड पे क्या है? mlt टू द पावर -2। दिखाई दे गया आप लोगों को? यहां तक समझ आ गया? प्लीज देख लीजिए, बाकी तो कुछ भी नहीं है, आप तो Yes, sir. बाकी हो जाएगी। Yes. Yes sir. अब देखिए सेम वाले जो कोफिशिएंट्स है ना उसको इक्वेट करिए, राइट साइड पे जो m है और लेफ्ट साइड पे जो m है उन दोनों को इक्वेट करिए। तो अगर बेस सेम हो तो पावर इक्वेट कर सकते हैं, तो a का पावर कितना आ गया? 1। Yes sir. ठीक है। इसी तरह से -b को हम -2 के साथ इक्वेट करें क्योंकि ये और ये सेम है, तो b की Yes, वैल्यू sir. कितनी आ गई? 2। -2. अब तीसरा वाला Plus 2. b प्लस c को हम किसके साथ इक्वेट कर सकते हैं? 1 के साथ। तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस ऑफ b हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ 2 हो जाएगा, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। देख लो बच्चों यहाँ तक, पहले यहाँ तक देख लो, यहाँ तक देख लो, नोट कर लो। Yes sir. सारे बच्चे प्लीज। Yes, sir. Yes. सबको समझ आ गया यहाँ तक? अब जब आपने यहाँ तक कर लिया, नोट कर लो, नोट कर लो सब। तो जब आपने यहाँ तक कर लिया तो बस फाइनली आप रिलेशन लिख दीजिएगा। हमें a का पावर पता चल गया, a की वैल्यू पता चल गई, इसमें अब बस वो वैल्यूज पुट कर दीजिए। ये जो हमने लिखा था ना, ये जो पावर्स आए उसमें बस पुट कर दीजिए। तो f की वैल्यू क्या लिखेंगे? कांस्टेंट। m का पावर कितना आया है? 1। b Yes का sir. पावर कितना आया है? तो b इज इक्वल टू 2 आया है शायद, और r कितना आया है? r टू द पावर c की वैल्यू कितनी आई है? -1। ठीक है, तो फाइनली आप क्या लिखेंगे? फाइनली आप इसको लिख देंगे f इज इक्वल टू k जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हम यहाँ से नहीं बता सकते, तो mv² डिवाइडेड बाय r। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ये हमारा रिलेशन बन गया। किसका किसके बीच में? सेंट्रीपिटल फोर्स, मास, वेलोसिटी और रेडियस के बीच में।
इज इट क्लियर? इस पे और भी Yes, कुछ sir. सवाल हम करेंगे, बट आज बिकॉज वी डोंट हैव टाइम तो वी विल सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस इन द नेक्स्ट क्लास। तो अभी ये क्लियर हो गया, सब देख लो, ये वाला तो कम Yes, से कम sir. समझ में आ गया है। चलिए, तो इस टॉपिक पे बेस्ड 2-3 और क्वेश्चन हम करेंगे, 2-3 और हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, बट इन द नेक्स्ट क्लास। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा एरर्स। हाँ, पार्थ कहता है कि आई ड्राइव्ड एन इक्वेशन यूजिंग दिस मेथड, इट इज f is equal to mlt square. Why will it be Parth, why will it be ml upon t square? आपने डायमेंशनल फॉर्मूला फिर से लिख दिया होगा शायद पार्थ। Yes, sir. आपने ये सेंट्रीपिटल फोर्स का ही फॉर्मूला ड्राइव किया है, ये जो आपने मुझे भेजा है वो किस चीज का? तो इसमें आपने क्या किया मैं बताता हूँ। v का फिर से आपने डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया है। यहाँ पर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं लिखना है फाइनली, नहीं समझे? आपने क्या किया मैं आपको बता देता हूँ। आपने ये किया है कि आपने ये किया और उसके बाद आपने ये f is equal to k into m और v की जगह आपने लिख दिया एल टी का स्क्वायर और r की जगह आपने लिख दिया l। तो एक l से एक l कैंसिल हो गया, तो एम टी स्क्वायर अपॉन l ये आपका आ रहा होगा। ये नहीं करना है आपको, बिकॉज हमने टॉपिक में क्या लिखा है, डिड्यूस द रिलेशन या डिड्यूसिंग रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। क्या हमने ये लिखा है कि डिड्यूसिंग द रिलेशन बिटवीन डायमेंशनल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज, ऐसा लिखा है? No, या sir. फिजिकल क्वांटिटी लिखा है? फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये हुआ बेटा कि मास है तो मास की बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ Yes, sir. मैं, है ना? वो किस पे डिपेंड कर रहा है? फंडामेंटल क्वांटिटीज पे, उसकी बात नहीं हो रही है। हम उसके साथ कोई रिलेशन नहीं निकाल रहे, समझे? Yes, sir. Yes. ओके, थैंक यू एवरीवन। यस यस, कोई कुछ पूछ रहा है, बोलो। Thank you, sir. आरुषि, are you asking something? फिजिकल क्वांटिटी। जी जी, फिर से बोलिए, आपकी आवाज कम आ रही है। क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी? और ऑप्शंस थे लुमिनस इंटेंसिटी, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट एंड वर्क। सर क्या होगा इसका आंसर? इलेक्ट्रिक करंट के बाद क्या था? सर वर्क। वर्क। यस सर, वर्क। वर्क इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ कोर्स। देखो, टेम्परेचर सात फंडामेंटल, वी ओनली हैव 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन द वर्ल्ड। ल्यूमिनस इंटेंसिटी आ ही गया उसमें, टेम्परेचर, यस इट इज फंडामेंटल क्वांटिटी। और क्या क्या था? सर करंट एंड वर्क। Current is also fundamental quantity. Only work is not a fundamental quantity. It is a derived quantity, which is derived by calculating the force and the displacement. A force खुद ही derived quantity है, यस सर। ठीक है? चलिए, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। Bye, sir.